वेलकम बैक टू से 24/7 व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर्स के ऊपर। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। डॉक्टर साहब बताइए कॉजेज़ क्या होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स के? बिनाइन ट्यूमर्स में मेजॉरिटी ब्रेन के अंदर जो सबसे कॉमन ट्यूमर है बिनाइन, दैट इज़ द मेनिंजियोमा। एग्जैक्ट काजेज़ तो नहीं पता कि इसकी क्या रीजंस हैं, क्यों बन जाते हैं, लेकिन एक काज जो वेल एस्टेब्लिश है वो ये है कि वो पेशेंट जिनमें हेड इंजरी हो उसमें ब्रेन मेनिंजियोमा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। बाकी इनके बारे में एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्यों स्टार्ट हो जाते हैं, इसके बारे में अभी कोई पता नहीं, और अगर ये पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट भी आसान हो जाए और बेहतर हो जाए। इसके अलावा कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसके, वो क्या होते हैं? एक तो ख़वातीन में ज़्यादा है। अच्छा। उसमें आप कह सकते हैं कि हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस होते हैं उसकी वजह से, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न, लेकिन अदरवाइज ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा जो है ना मेजर रिस्क फैक्टर्स नहीं है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी इसका रिस्क बढ़ जाता है? पॉसिबिलिटी होती है। ठीक। इसके अलावा स्मोकिंग से क्या ताल्लुक है इसका? स्मोकिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। स्मोकिंग से उससे कुछ ताल्लुक नहीं? नो रिस्क फैक्टर। इसका मतलब है कि लोगों को डराना नहीं चाहिए फिर स्मोकिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। अच्छा, और ये इट इज सेड कि ये जो सेल फोन्स हम यूज़ करते हैं इसका कोई है ताल्लुक इसका? देखिए जी, अभी तक जो भी रिसर्च हुई है कोई डेफिनेट नहीं हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि रिपीटेडली और बहुत ज़्यादा सेल फोन सुनने से आपके चांसेस होते हैं ब्रेन ट्यूमर डेवलप होने के। उसमें ये है कि पॉसिबिलिटी है कि ग्लायोमाज हैं जो ब्रेन की जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं उसके ट्यूमर्स होते हैं। ठीक। ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ होती हैं ब्रेन की, उनसे ये ट्यूमर अराइज करते हैं और इन्हें ग्लायल सेल ट्यूमर्स कहते हैं। ठीक है। उनकी पॉसिबिलिटी होती है अराइज होने की, लेकिन अभी ये डेफिनेट नहीं है। इसलिए वो रिकमेंड ये किया जाता है कि आप अगर मोबाइल बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करते हैं तो आप कभी कान के इस हिस्से पे लगा लें, कभी दूसरे पे लगा लें। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पे भी न डराया जाए कि सेल फोन जो है ये अक्सर ही होता है नहीं, कि देखें जी, एहतियात बहुत ज़रूरी है जी। तो जब भी कोई स्टडी होती है तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक, और रीजंस होती हैं जिसकी वजह से ये स्टडी जो है ना बनाई जाती है और उसको आगे प्रूव किया जाता है। तो ज़ाहिर है आप अग्री करते हैं कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पेशेंट्स को जो है ना हेडेक, वर्टिगो और उसमें स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। बहरहाल कुछ स्टडीज़ हैं वो क्लेम करती हैं कि जो ब्रेन के जो ग्लायल सेल ट्यूमर्स हैं उनकी एक रीज़न हो सकती है एक्सेसिव, ये जो आप मोबाइल सुनते हैं, जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अदरवाइज इसको अभी प्रूव नहीं किया गया। ठीक। अच्छा, रेडिएशन से अगर एक्सपोजर हो तो दैट कैन बी अ कॉज ऑफ दिस, दैट कुड बी ए कॉज। कुछ ट्यूमर्स हैं जैसे ये ग्लायल ट्यूमर्स हैं और ये मेनिंजियोमा है, उनमें जो अगर एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर हो तो उसमें चांसेस होते हैं कि ये ट्यूमर डेवलप हो जाए। हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी, वासिफ बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से। जी वासिफ, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, मेरे तकरीबन सर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा। इसका तकरीबन मेडिसिन बहुत देता है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बता सकते हैं मैं क्या इस्तेमाल करूँ इसके लिए मेडिसिन? अच्छा वासिफ, आप ये बताइए कि आपको कितने सालों से ये प्रॉब्लम है? तकरीबन 1 साल से। कितने सालों से? 1 साल से तकरीबन। 1 साल से, ठीक है। और आपने इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन ली हैं? अच्छी, कॉल ड्रॉप हो गई है। देखें जी, अगर तो इनका क्वेश्चन है कि इनको हेडेक काफ़ी रहता है। अगर तो 1 साल से इनको दर्द है और रिपीटेडली दर्द होती है तो इसका मतलब ये है कि ये क्रॉनिक हेडेक से सफ़र कर रहे हैं जी। अब ये है कि इनको एग्जामिन करना पड़ेगा, इनकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और इनका सारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, फिर आप असेस कर सकते हैं कि व्हाट कुड बी द रीजंस। अब हेडेक की बहुत सारी रीजंस होती हैं, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ओवरवर्क हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, ये तो हैं प्राइमरी काजेज़। कुछ सेकेंडरी काजेज़ हैं जिसमें आपके ब्रेन ट्यूमर्स आ जाते हैं, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, फोड़ा बन गया है या ब्रेन के अंदर पानी इकट्ठा हो गया है, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हेडेक में आती हैं। अब इसके लिए इनको असेसमेंट करनी पड़ेगी। अगर बैंड लाइक हेडेक हो रही है, पूरे सर में हो रही है और नेक में जा रही है तो उसको तो मेरे ख्याल से एंजाइटी हेडेक या टेंशन हेडेक ही कहा जाएगा। वो दैट कुड बी ए टेंशन हेडेक जी। तो इनको पहली तो ये बात है कि अगर तो ये मेडिसिन से रिलीव हो जाते हैं तो मेडिसिन लेते रहें, लेकिन फिर भी इनको किसी न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। और जो 1 साल से दर्द है उसमें 2 चीज़ें हैं। अगर तो ये बढ़ नहीं रही तो इसका मतलब है कि जो है ना इसमें कोई इतनी सीवियरिटी नहीं है। अगर इस हेडेक का करैक्टर चेंज हो गया, जैसे अगर पहले माइल्ड टू मॉडरेट है तो ये सीवियर हो गया है और इसके साथ अगर वॉमिटिंग भी है या दिल ख़राब होता है तो फिर ये है कि इनको अपनी असेसमेंट करवानी चाहिए और इनका सीटी स्कैन भी होना चाहिए। अगर सीटी स्कैन नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, आप कब ये रिकमेंड करेंगे कि किसी को कितनी हेडेक हो या उसको कैसी सिम्टम्स आए कि वो सीटी स्कैन वाले सोफिस्टिकेटेड टेस्ट के लिए जाए?
देखें जी, अगर तो रिपीटेडली हेडेक हो रही है, हफ्ते में 3-4 दफ़ा होती है और उसकी स्वेटी पहले से बढ़ गई है और उसके साथ अगर एसोसिएटेड वॉमिटिंग भी है या आपका दिल ख़राब हो रहा है और आम मेडिसिन जैसे एस्प्रिन, डिस्प्रिन या ब्रूफन लेने से उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर तो डेफिनेटली उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है। और ही शुड बी सब्जेक्टेड टू डॉक्टर ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं आमिर गजनवी बोल रहा हूँ लाहौर से। जी आमिर, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे सर से बदबू आती है और डॉक्टर ने कहा कि जी ये आपके बदबू आती है वहाँ से, दिमाग की नलियों में से बदबू आती है। अच्छा, ये किसी दूसरे लोगों को आती है या आप खुद फील करते हैं? मैं खुद फील करता हूँ। ठीक है। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो एक दिन बहुत जबरदस्त चक्कर आया, तो अच्छा। मुझे नहीं पता लगा कि मैं किस तरह साइड पे लगाई है। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी 50 साल है जी। 50 साल है, ठीक है। और ये कितने अरसे से ये आपको प्रॉब्लम हो रही है? ये मुझे जी 1.5 महीने से हो रही है। कोई क्वेश्चन आप करना चाहें? आमिर साहब, बात ये है, अगर आपको खुद बू आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको सर का प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपके जो एयर साइनसेस हैं उनमें प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आपको सर में दर्द हो सकती है। और अगर बू आती है और आपको खुद आती है तो आप किसी ENT सर्जन को दिखाएं जो कि आपके साइनसेस को चेक करे और आप उसका इलाज करवाएं। और ये जो आपको चक्कर आए हैं ये भी मोस्ट प्रॉब्ली उसी की वजह से, क्योंकि आपको हेडेक होती रहती है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। लेकिन आपको सर का प्रॉब्लम नहीं है, आपको बेसिकली साइनसेस का प्रॉब्लम है। आप किसी ENT सर्जन भी हो सकता है साइनसेस में, अक्सर इन लोगों को नज़ला ज़ुकाम लगा रहता है जिसकी वजह से साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक, उसकी वजह से हेडेक भी होनी शुरू हो जाती है। एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जी, हम बात कर रहे थे, अब सिम्टम्स बताइए कि ब्रेन ट्यूमर खुदा ना खास्ता किसी को हो तो इसके क्या मेजर सिम्टम्स? देखें जी, ब्रेन आपका एक मास्टर ऑर्गन है और इसके अंदर अल्लाह ने इतने के फंक्शंस रखे हुए हैं कि अभी तक कई फंक्शन तो आप जो है ना उनको डिटेक्ट ही नहीं कर सके कि उनके सेंटर्स का है। फिर ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, कोई हरकत का सेंटर है, कोई बोलने का सेंटर है, कोई सुनने का है, कोई देखने का है, कोई जो आपकी इमोशन से कंसर्न है, कहीं से आपकी मूवमेंट का आगाज़ होता है। अब ये समझ लें कि ब्रेन के जिस हिस्से में जहाँ भी कोई अगर प्रॉब्लम होता है, बेशक वो ट्यूमर होता है या कोई एब्सेस बन जाती है या वहाँ कोई सिस्ट बन जाती है, सिस्ट से मेरी मुराद ये है कि पानी से भरी हुई थैली, तो वो जो एरिया ब्रेन के जहाँ जहाँ ये चीज़ होगी और बॉडी के अंदर जहाँ वो चीज़ें वो ब्रेन के इफ़ेक्ट्स आते हैं उन पे असर होगा। लेकिन जनरली कोई भी अगर ब्रेन के अंदर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, अगर कोई ट्यूमर या सिस्ट या एब्सेस बनती है तो सबसे पहले पेशेंट्स की जो है ना वो हेडेक होगी उसको। ठीक है। और ये हेडेक आस्ता आस्ता अपनी सीवियरिटी में बढ़ती जाती है और अगर ये प्रॉब्लम इसी तरह बढ़ता रहे तो फिर इसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम आती है, या तो पेशेंट का दिल ख़राब होता है या उसको ना उल्टी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये एक इनिशियल सिम्टम्स है। इसके बाद आगे डिपेंड करता है कि ट्यूमर आपका कहाँ लोकेटेड है। अगर तो ट्यूमर ब्रेन के उस हिस्से में वाक़या है जहाँ आपकी दोनों ऑप्टिक नर्व्स जा रही हैं तो आपकी विजन पे इफेक्ट होगा। ठीक है। अगर ट्यूमर लोकेटेड है जहाँ से आपकी मूवमेंट का आगाज़ होता है तो आपको एक साइड की वीकनेस जिसको पैरालिसिस कहते हैं वो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक। और आपका एक साइड आस्ता आस्ता वीक होनी शुरू हो जाएगी। या अगर ये ट्यूमर वहाँ पड़ा हुआ है जहाँ आपका स्पीच सेंटर है तो आपकी स्पीच पे इफेक्ट हो सकता है। कई दफ़ा पेशेंट्स अगर लेफ़्ट फ्रंटल लोब में है, दिमाग के सामने वाले बाएं हिस्से में, तो यूजुअली दीज पेशेंट्स प्रेजेंट विद पर्सनैलिटी चेंजेस। वो अक्सर ये मरीज जो है ना साइकेट्रिस्ट के पास जाते रहते हैं, तो ये ट्यूमर तब डायग्नोज होते हैं कि जब सिम्टम ज़्यादा स्वेयर हो जाती हैं और आप CT स्कैन या MRI करवाते हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि आपके ब्रेन के अंदर तो ट्यूमर पड़ा है। इसी तरह ये है कि अगर हमारे ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने एक ख़ास जो है ना हिस्सा रखा हुआ है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये हमारे जिस्म के सारे जो हार्मोनल फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं उमर हयात बोल रहा हूँ लाहौर से। जी उमर, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? ये जी मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है कि मैं कुछ चीज़ खाता हूँ तो मेरे में ना अचानक घबराहट शुरू हो जाती है मुझे। अच्छा, आपको ओवरऑल घबराहट महसूस होती है या मैदे में कोई जलन वगैरह का एहसास होता है? मतलब
ग्लूकोफेज खाता हूँ और या ब्लड प्रेशर की गोली, तो मुझे तो ये भी इफेक्ट लगता है लेकिन वो भी नहीं लगता। डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है। देखिए उमर साहब, कोई क्वेश्चन आप करना चाहें? नहीं, आपका जो प्रॉब्लम है ब्रेन के प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। आप किसी जो ना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं वही आपको बता रहा हूँ जी। आपका जो प्रॉब्लम है वो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ब्रेन। थैंक यू सो मच उमर फॉर कॉलिंग। हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं जी। बताइए, वो मेरे ख्याल से उनका वाकई में जो है वो ब्रेन से ऐसा रिलेटेड नहीं है। वो बताया, मेडिसिन बताई हैं उन्होंने ऑलरेडी। वो हाइपरटेंसिव भी हैं, डायबिटिक भी हैं ऑब्वियसली। तो जब आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ अक्सर खा रहे होते हैं तो आपका शुगर लेवल कभी कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि आप डिज़ी फील करें या आपको चक्कर आते हैं या आप कहते हैं मुझे घबराहट हो रही है। तो अपनी आप जो मेडिसिन की डोज़ आप ले रहे हैं ना, ये जो ग्लूकोफेज वगैरह और जो डायबिटीज़ की जितनी और मेडिसिन अगर आपको ले रहे हैं, उनकी डोजेज जो है अपने फिजिशियन से, जब जिनसे आप मेडिसिन ले रहे हैं उनसे सेट कराइए अपनी डोजेज को। और एंटी हाइपरटेंसिव जो आप ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं उनकी भी डोज सेट कराइए। आई होप उसके बाद फिर आपकी ये जो कन्फ्यूजन की जो होती है, घबराहट वगैरह, ये दूर हो जाएगी। इसके साथ ही हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर ब्रेन ट्यूमर्स के ऊपर दोबारा डिस्कशन शुरू करते हैं।